So students, in our previous lecture, I have discussed hydraulic stress, and hydraulic stress is force upon area, and that incidentally is equal to the hydraulic pressure. Okay, hydraulic stress is equal to hydraulic pressure. That important point we have to remember. Okay, so volume strain I have defined. Volume strain is what? The change in volume divided by the original volume. Delta V upon V is the volume strain. Okay. So today we will be discussing the Hooke's law. What is Hooke's law? You see, Hooke's law, what it says, stress and strain take different forms in the situations uh, in figure 9.2. So 9.2 फिगर देख लेते हैं क्या है. ये देखो 9.2 फिगर में ये लेंथ में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल कहलाएगा. ठीक है. फिर शेयर फोर्स लगा है तो ये शेयरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कहलाएगा. ये भी शेयरिंग स्ट्रेस. और ये वाला जो फिगर लास्ट वाला है, ठीक है, ये जो लास्ट वाला फिगर है इसमें ये इस चीज का वॉल्यूम बढ़ गया डेल्टा वी अमाउंट से, तो यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहलाएगा अगर लिक्विड्स का केस है तो. अदरवाइज हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोल सकते हैं इसको. एंड करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या वॉल्यूम स्ट्रेन कहलाएगा. तो तीन चीजें हमने देखी, तो उसके हिसाब से बोल रहा है कि हुक्स लॉ क्या है. स्ट्रेस स्ट्रेन कई तरह के हो सकते हैं. ठीक है. नाउ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ये हुक्स ने बोला. क्या बोलता है हुक्स? ये कहता है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन एंड स्ट्रेस इज इक्वल टू, ठीक है, स्ट्रेस इज इक्वल टू k टाइम्स स्ट्रेन. स्ट्रेस इज इक्वल टू k टाइम्स स्ट्रेन. ठीक. Where k is the proportionality constant and is known as the modulus of elasticity. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं किसको? k को बोलते हैं. ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिए हैं. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को खत्म करने के लिए, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया है. बराबर है. तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है तीन टाइप का डिफाइन होगा कि नहीं होगा. इसके पहले हम समझ लेते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या है? सी द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. The relation between stress and strain for a given material under tensile stress can be found experimentally. तो हम क्या करेंगे कि एक टेस्ट सिलेंडर या वायर ले लेंगे और उसमें जो है उसमें वेट बढ़ाते जाएंगे. ठीक है. तो उस तरह का कर्व बनाने से अपने को क्या पता चलेगा? उस तरह का कर्व बनाने से अपने को आइडिया लगेगा कि जो है मटेरियल किस किस तरीके के होते हैं और उनको हम कैसे, जैसे मैं यहाँ पे फिगर बनाऊं, ये सपोर्ट है, इससे एक वायर लटका हुआ है, वायर इज हैंगिंग और उस वायर से एक यहाँ पे हैंगर है तो उस पे वेट लटका है. ठीक है. अब इस वेट को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, थोड़ा और वेट लगाएंगे, थोड़ा और वेट लगाएंगे, तो इस वायर के ऊपर या रॉड के ऊपर जो चेंजेस आएंगे वो हमें देखने हैं, ऑब्जर्व करने हैं. एंड वी हैव टू मेक द ग्राफ बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. ठीक है. तो ये वाली स्टडीज में की गई है. ये वायर के ऊपर धीरे धीरे जो है वेट को बढ़ाते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं और इसकी स्टडी करते जाते हैं. तो यू सी दिस फिगर, दिस हैज बीन ड्रॉन बिटवीन स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन. स्ट्रेन क्या होता है याद रखेंगे, डेल्टा एल चेंज इन द लेंथ ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ इज स्ट्रेन. ठीक है. तो जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे डेल्टा एल चेंज होगा. राइट. तो फॉर ए पर्टिकुलर स्ट्रेस स्ट्रेन इज रिकॉर्डेड हेयर और उसके हिसाब से ब्लू लाइन से जो कर्व बना हुआ है वो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. ठीक है. तो ये एक टिपिकल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है. मान लो कि एक स्टील की वायर है और उसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट करके एक कर्व बनाया. तो व्हाट वी आर सीइंग इन दिस फिगर, यू सी, पहले जो है ये रीजन जो है ओ से ए तक का जो रीजन फ्रॉम ओ टू ए,
यहाँ पे क्या स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, इसका मतलब है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन या स्ट्रेस इज इक्वल टू के टाइम्स स्ट्रेन, ठीक है। दैट रीजन विल रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन एंड दैट स्ट्रेट लाइन विल रिप्रेजेंट द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मेटल। ओ से ए के बीच में इलास्टिक बिहेवियर होगा, और ए तक जब पहुंच जाता है ग्राफ, मतलब इतना लोड इसमें लगा दिया कि ए तक ग्राफ पहुंच गया है, उसके बाद हम लोड को उतारना चालू कर देते हैं वापस, तो ये वापस से जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। वायर जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है, मतलब ये ग्राफ रिट्रेस हो जाता है। द ग्राफ फ्रॉम ए टू ओ विल बी रिट्रेस्ड, समझ में आया, इफ वी रिड्यूस द लोड। अब देखते हैं ए से लेके फिर ए पे हम पहुंचे हुए हैं, तो ए से हम और लोड बढ़ाना चालू करते हैं, आगे का काम देखते हैं। इफ वी इंक्रीज द लोड, ए से लेके बी तक लोड बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, देखो लिखा है इन द रीजन फ्रॉम ए टू बी, लिखा है ना, इन द रीजन फ्रॉम ए टू बी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल। क्यों नॉट प्रोपोर्शनल बोल रहा है, ए से बी के बीच में देखिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, कर्व है, इसका मतलब है कि स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम बी पर पहुंच के लोड को रिड्यूस करना चालू कर देते हैं, तो हम ग्राफ को रिट्रेस कर लेंगे, मतलब बी से लेके ए पे इसी कर्व पे आ जाएंगे, ठीक है। मतलब इसको पॉइंट को क्या बोलेंगे, बी को, ये है इलास्टिक लिमिट और द यील्ड पॉइंट, क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट और द यील्ड पॉइंट। ये हम किसी भी मटेरियल के लिए कर सकते हैं, कॉपर के लिए, सिल्वर के लिए, आयरन वायर के लिए, या किसी भी एल्यूमिनियम के लिए, किसी के लिए भी कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर चीज के लिए ग्राफ यहाँ बनाया गया है। तो इलास्टिक लिमिट समझ में आई, इलास्टिक लिमिट तक अगर हम खींचेंगे किसी वायर को और लोड को वापस कम करते जाएंगे, तो हमारा ग्राफ रिट्रेस हो जाएगा। नाउ सी, अब हमने बी से भी आगे बढ़ाया। साइंटिस्ट लोग जो होते हैं ना, वो थोड़ा सनकी होते हैं, वो देखना चाहते हैं कि भाई आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, देखते हैं। तो क्या है, बी पे है, फिर भी और लोड बढ़ाए, सी पे पहुंच गए। जब हम सी पे पहुंच जाएंगे यील्ड पॉइंट से ज्यादा पे, तो हम देखेंगे कि सी पॉइंट से अगर हम लोड को कम करते हैं, सी पॉइंट से लोड को कम करते हैं, तो ग्राफ ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस नहीं करता है, ठीक है। मतलब if the load is increased further, the stress developed exceeds the yield strength and strain increases rapidly even for a small change in stress। मतलब अब कम ताकत लगाने पे भी, कम लोड लगाने पे भी तार की लेंथ में इंक्रीज ज्यादा होगा, समझ में आया, स्ट्रेन इंक्रीजेस रैपिडली इवन फॉर स्मॉल चेंज इन द स्ट्रेस। The portion of curve between B and D shows this. When the load is removed, say at some point C between B and D, the body does not regain its original dimension। कहने का मतलब है कि अगर हम C पे पहुंच गए लोड बढ़ाते बढ़ाते, और अब हम लोड को घटाना चालू करेंगे, यहाँ पे कम करना चालू करेंगे, तो ग्राफ विल नॉट रिट्रेस इटसेल्फ ओरिजिनली। ग्राफ ऐसे आता है जो डॉटेड लाइन दिखाया गया है। अब लोड को पूरा उतार दिया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वायर के अंदर इतना स्ट्रेन आ गया है, मतलब इसको हम बोलते हैं परमानेंट सेट। परमानेंट सेट मतलब उसकी वायर की लेंथ में परमानेंट इंक्रीज हो गया है। ऐसा आपने देखा होगा कभी कभी, किसी वायर को खींचेंगे तो परमानेंटली लंबा हो जाता है। स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग जो होती है ना, उसको आप खींचेंगे फिर वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, लेकिन जरा ज्यादा खींच दो तो स्प्रिंग लंबी हो जाती है, अपनी ओरिजिनल लेंथ से बढ़ जाती है कि नहीं, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। वो स्प्रिंग जैसी होती है ना, वैसे ही वायर में भी होता है। तो वायर की लेंथ में परमानेंट इंक्रीज हो जाता है, उसको बोलते हैं परमानेंट सेट, ठीक है। परमानेंट सेट हो गया भैया, परमानेंट सेट हो गया तो आप कोई कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हमको ऐसा लगता है कि अब वायर जो है जिस काम के लिए था वो काम खराब हो गया, अभी हो नहीं पाएगा, लेकिन साइंटिस्ट लोग तो सनकी होते भाई, वो और लोड बढ़ाएंगे, सी पॉइंट के बाद भी लोड को बढ़ाया जाएगा।
सी पॉइंट के बाद लोड को बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि हमें ताकत बहुत कम लगानी पड़ रही है, मतलब लोड बहुत कम कम बढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन उसकी वायर की लेंथ में इंक्रीज बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसको बोलते हैं प्लास्टिक बिहेवियर। व्हाट वी आर सीइंग द प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ द वायर। यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो रिलेशनशिप नॉन लीनियर है। ठीक है, ये प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है। और डी पॉइंट तक लोड बढ़ाते जाएंगे तो डी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते लगेगा कि एकदम जो है इसकी गर्दन पतली हो गई वायर की कहीं से, और वो वायर टूट जाएगा, डी पॉइंट पे टूट जाएगा, और यहाँ पे डी और ई पॉइंट पे टूट जाएगा, और जहां टूट जाएगा उसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, ई पॉइंट पे क्या है, ये तार टूट गया है, फ्रैक्चर पॉइंट हो गया। ठीक है, और सी से लेके डी तक का जो पोर्शन है ये प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है। अगर मटेरियल इस टाइप का होता है तो इसको हम डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। डक्टाइल क्या होता है मालूम है कि नहीं, 9th क्लास में पढ़ा होगा। डक्टाइल मटेरियल वो होते हैं जिनका जो है लंबा वायर खींचा जा सकता है। ठीक है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे डक्टाइल होते हैं, बराबर है। और उनकी पतली चादर भी बनाई जा सकती है, जैसे मिठाई के ऊपर चांदी का वर्क लगा रहता है, मालूम है कि नहीं है? इतना पतला Yes, कैसे sir. हो जाता है, मिठाई के ऊपर चांदी का वर्क लगा रहता है। तो मेटेरियल डक्टाइल है, इसके लिए उसको इतना ज्यादा हमने पतला कर दिया, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं था। लोहे को कर सकते हैं, इतना पतला नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डक्टाइल मटेरियल है। अगर हमारे जो है ये जो पॉइंट है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, यहाँ पे देखो लिखा है, सी दिस, if the ultimate strength and fracture point D and E are closed। अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है इसको बोला है डी पॉइंट को, यहाँ पे मतलब यहाँ तक तो जो है खींचता चला जाएगा, टूटेगा नहीं। ठीक है, लेकिन परमानेंट सेट तो हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये लाइन ऐसे सीधे यहाँ पे चली जाएगी, बराबर है। अब डी और ई पॉइंट के बीच में जरा भी गैपिंग नहीं हो, डी के आते ही टूट जाए, ठीक है ना, तो हम कहेंगे मटेरियल इज ब्रिटिल। ब्रिटिल मटेरियल क्या होता है, जैसे चौक इज ब्रिटिल। उसको बेंड करने की कोशिश करेंगे तो बेंड तो होगा नहीं, तुरंत टूट जाएगा। ठीक है, तो ये हमने स्टडी किया एक पर्टिकुलर मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, अब हार्ट में आप बायोलॉजी वाले आप जानते हैं एरोटा होती है, टिश्यू ऑफ एरोटा, इलास्टिक टिश्यू ऑफ एरोटा। ये सामने की साइड में हार्ट में आपकी नाभि तक, ऐसा समझो आगे के साइड में इलास्टिक इश्यू ऑफ एरोटा होता है, वो हार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो बहुत ही इलास्टिक होता है, उसको खींचेंगे तो वो जो है अपनी लेंथ का 7 टाइम्स लेंथ उसकी हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से कुछ स्पेशल टाइप के रबर होते हैं, उनका इलास्टिक रीजन बहुत ज़्यादा होता है, एंड द मटेरियल जो है उसका जो है अपने ओरिजिनल लेंथ से काफ़ी गुना वो बढ़ जाता है। हालांकि वो स्ट्रेस और स्ट्रेन रिलेशनशिप को लीनियरली फॉलो नहीं करता है, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन में कोई डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, इस तरह से कर्ड रिलेशनशिप है, आप देख रहे हैं ये जो है। ठीक है, एरोटा के लिए बनाया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसी तरह और भी रबर्स होती हैं और कुछ टाइप के मटेरियल होते हैं जिसमें कि उनको स्ट्रेच करा जा सकता है फॉर लार्ज स्ट्रेन्स। ठीक है, वीडियोस बंद कर दीजिए आप लोग। ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, ऐसे मटेरियल को इलास्टोमर्स बोला जाता है। समझ में आ गया इलास्टोमर्स क्या है? ऐसे मटेरियल्स जिनका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लीनियर नहीं होता है, लेकिन उनको ओरिजिनल लेंथ, जैसे मान लो कि 1 मीटर की लेंथ का है और उसको खींचेंगे तो वो 7 मीटर के बराबर लंबा हो जाएगा, ऐसा मटेरियल जो है इलास्टोमर कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं इलास्टिक मॉडुली। मॉडुली वर्ड क्या होता है भाई? मॉडुली इज द प्लूरल ऑफ मॉडुलस, समझे कि नहीं? मॉडुली इज द प्लूरल वर्ड ऑफ द मॉडुलस। ठीक है,
तो इलास्टिक मॉडुली क्यों बोला है? यहाँ पे हमने लेंथ का केस डिस्कस किया, शियर का केस डिस्कस किया, वॉल्यूम का केस डिस्कस किया। इसके लिए 3 टाइप के मॉडुली आने वाले हैं, इसके लिए हम इसको मॉडुली बोलेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और लेंथ के केस में आएगा क्या? यंग्स मॉडुलस। When we are talking about the length case, then the Young's modulus will be there. What is Young's modulus? Young's modulus is the ratio of stress and strain. Stress upon strain is the Young's modulus. थॉमस यंग के नाम पे इसका नामकरण किया गया है। रेशियो ऑफ द टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस to the longitudinal strain is defined as the Young's modulus. The Young's modulus is stress upon strain, longitudinal stress upon longitudinal strain. चाहे आप कंप्रेस करो या स्ट्रेच करो, दोनों टाइम, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वर्ड यूज होगा। तो ये देखो यंग्स मॉडुलस क्या हो गया? स्ट्रेस मींस एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये हो गया एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसमें जानने लायक बात क्या है? स्ट्रेस का जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल इसका यूनिट होता है, ठीक है। टेबल 9.1 गिव्स द वैल्यूज ऑफ यंग मॉडुलस एंड यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द सम ऑफ द मेटल। टेबल 9.1 देख लीजिएगा किताब में, ठीक है। तो मेटल्स का जो यंग्स मॉडुलस है वो ज्यादा होता है, ठीक है। Therefore, these material require a large force to produce a small change in length. अगर हमें उनको थोड़ा सा भी लेंथ इंक्रीज करना है तो हमें लोड बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, मतलब लार्ज फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे कि टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ए थिन स्टील वायर 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, जिसका 0.1% इंक्रीज करना होगा लेंथ में, तो 2000 न्यूटन का फोर्स लगाना, ठीक है। फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेम स्ट्रेन इन एल्यूमिनियम, ब्रास एंड कॉपर। एल्यूमिनियम, ब्रास और कॉपर की बात करेंगे तो सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए उस पे फोर्स 690 न्यूटन, 900 न्यूटन और 1100 न्यूटन लगाना पड़ेगा। 2000 के मुकाबले बहुत कम है ना, ठीक है। दो ऑल आर मेटल्स, ठीक है, लेकिन मेटल्स का यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है, बाकी चीजों का यंग्स मॉडुलस कम होता है। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन ये सब मेटल है, उसके बाद यंग्स मॉडुलस इनका ज्यादा होता है। उसके बाद ये देखो 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई होगा इस फैक्टर में, ठीक है, यंग्स मॉडुलस आ जाएगा। ये टेबल की जरूरत आपको पड़ेगी। ये हड्डी दिया हुआ है, बोन, ह्यूमन बोन या जो कोई भी हड्डी होती है उसका यंग्स मॉडुलस 9 इंटू 10 पावर 9। वुड का दिया है, पॉलीस्टाइरीन का दिया है, कंक्रीट का दिया है, ये सब का कम आता है। और एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन ये सब का ज्यादा आता है। स्टील का सबसे ज्यादा है 200, ठीक है। कहीं कहीं पे 220 भी लेते हैं। इस टेबल में टेबल एब्सोल्यूट नहीं है, आपको नेट पे भी देखना पड़ेगा और किताब में भी कुछ डेटा दिए रहते हैं, तो कहीं कहीं पे ये वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, घबराने की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स। देखिए वन स्ट्रक्चरल स्टील रॉड है, चलो रेडियस कितना है 10 mm है, मीटर में चेंज कर लेंगे इसको। लेंथ कितना है 1 मीटर है, 100 किलो न्यूटन फोर्स लगाया गया है। कैलकुलेट द स्ट्रेस, इलोंगेशन एंड स्ट्रेन ऑन द रॉड। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज पाई आर स्क्वायर। फोर्स इज गिवन इन द क्वेश्चन 100 किलो न्यूटन, तो 100 इंटू 10 टू द पावर 3 आपका यहाँ पे आ गया फोर्स, ठीक है। ये हो गया पाई आर स्क्वायर में, पाई हो गया 3.14, आर स्क्वायर कितना हो गया? आर स्क्वायर हो गया 10 टू द पावर -2। देखिए कितना है, 10 mm रेडियस है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -2 हो गया, इसका होल स्क्वायर है, ये देखो बराबर है। तो आ गया स्ट्रेस। दूसरा क्या? इलोंगेशन निकालना है। इलोंगेशन कैसे निकलेगा? इलोंगेशन अभी फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस का हमने पढ़ा। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या पढ़ा? यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। अभी जो पीछे फॉर्मूला पढ़ाया था वो फॉर्मूला आपको याद कर लेना है और अच्छी तरह से। एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल दिख रहा है ना, एफ एल ऊपर है
और ए डेल्टा एल नीचे, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, डेल्टा एल इज द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर, ये नीचे है, ऊपर है ओरिजिनल लेंथ और फोर्स यंग्स मॉडुलस को। अब इसमें इंटरचेंज करेंगे, इधर का उधर करेंगे तो बाकी चीजें जो निकालनी होगी वो हम निकाल सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे डेल्टा एल निकाला, ठीक है, सी फॉर्मूले से एफ अपॉन ए, ये ए नीचे आएगा एक्चुअली, इसको इन्होंने साथ में लिख दिया है तो एफ अपॉन ए ऐसे भी लिख सकते हैं, एल ऊपर आएगा, एफ एल ऊपर आया और ए और वाई नीचे आया, समझे कि नहीं। और तो वैल्यू रख दो भाई, इसमें जो है थोड़ा वो प्रिंट नहीं हुआ मुझे लगता है, आप अपने हिसाब से रख दो 3। देखो एफ अपॉन ए की वैल्यू सीधे यहाँ स्ट्रेस एफ अपॉन ए आया ना, एफ अपॉन ए बेसिकली स्ट्रेस है तो इसकी वैल्यू इन्होंने निकाल रखी है, इसके लिए इन्होंने इसको साथ में रखा, बहुत चालाक है लोग, ठीक है। 3.18 इंटू 10 पावर 8 यहाँ पे सीधा सीधा रख दिया, बराबर। अब आया एल, एल 1 मीटर है ये देखो, और वाई यंग्स मॉडुलस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो रख दिया, तो आपका आंसर कितना आ गया 1.59 मिलीमीटर आ गया। आंसर पहले मीटर में आएगा क्योंकि आपने सारी क्वांटिटीज एम के सिस्टम में रखी हैं, बाद में मिलीमीटर में चेंज कर सकते हैं इसको बताने के लिए। तीसरा पॉइंट क्या पूछता है, तीसरा पूछता है स्ट्रेन निकालो भैया, स्ट्रेन निकाल दो। स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल होता है, तो डेल्टा एल हो गया आपका 1.59 मिलीमीटर है तो मीटर वाला हिस्सा रखो, ये 1.59 इंटू 10 पावर 3 मीटर, डेल्टा एल हो गया, एल हो गया 1 मीटर, तो 1.59 इंटू 10 पावर 3 आ गया स्ट्रेन। अब परसेंटेज में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.159 आ जाएगा, उसको लिख दिया है 0.16% इज द स्ट्रेन, ठीक है। एग्जाम्पल 9.2 इसमें क्या कहता है, लेट्स सी दिस एग्जाम्पल वेरी केयरफुली। कॉपर वायर है, उसका लेंथ 2.2 मीटर है, कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर, स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.6 मीटर, दोनों का डायमीटर सेम है और दोनों को एंड टू एंड जोड़ दिया गया है, समझ गए, दोनों वायर का डायमीटर सेम है और उनको आगे पीछे जोड़ दिया गया है, समझ में, वेल्ड कर दिया गया है। जब एक लोड लगाया जाता है तो नेट एलोंगेशन कितना होता है 0.70 मीटर, इसका मतलब है कि जो इलोंगेशन डेल्टा एल कॉपर प्लस डेल्टा एल दूसरा कौन सा स्टील, ये दोनों मिला के दिया हुआ है, दोनों में लेंथ में इंक्रीज होगा ना, इसमें अलग होगा और इसमें अलग होगा, कॉपर में अलग होगा स्टील में अलग होगा, वो टोटल मिला के 0.70 दिया हुआ है। गिवन डेटा समझ में आ गया, और स्टील वायर का लेंथ अलग से दिया है, कॉपर वायर का लेंथ अलग से दिया है, ये सब डेटा है क्वेश्चन का, और दोनों ही सेम मोटाई के सेम चौड़ाई के हैं। 3.0 mm जो है डायामीटर दिया, डायामीटर है तो रेडियस आपको निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है क्वेश्चन। अब डेटा पता चल गया, तो इसमें क्या यूज करेंगे भाई देखो सेम लोड है दोनों पे, ठीक, लोड लगाया तो कॉपर वायर ऊपर है स्टील वायर नीचे है मान लो, तो लोड कितना आएगा, लोड तो सेम ही आएगा ना, है दोनों पे लोड सेम है, उनका सेल्फ वेट इसमें नेग्लेक्ट करना माना जाएगा, ये इसमें लिखना चाहिए, तो दोनों के ऊपर लोड तो सेम ही लगा हुआ है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, फिगर कैसा है, ये ऊपर वाला एक कॉपर वायर है और नीचे वाला जो है स्टील वायर है, ये कॉपर है ये स्टील है और नीचे लगा है लोड, ये है फिगर, आपका समझ लो अच्छी तरह, ये ऊपर बना हुआ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऐसा है। तो ये वाला लोड कॉपर पे भी है और यही वाला लोड स्टील पे भी है, ठीक है, तो इसका मतलब है स्ट्रेस डेवलप होगा, सेम सेम स्ट्रेस डेवलप होगा कि नहीं। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस होता है लोड अप्लाइड, ये डब्ल्यू जो लोड अप्लाइड है, और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ये होता है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस तो सेम होगा दोनों में, ऊपर वाले वायर में भी नीचे वाले वायर में भी उसको सेम कर दिया है, डब्ल्यू अपॉन ए को सेम कर दिया है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आएगा, यंग्स मॉडुलस वाले फॉर्मूले में, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला अभी जो हमने डिस्कस किया था उसमें क्या आएगा, देखो ये यंग्स मॉडुलस लिखा है, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, हुआ कि नहीं हुआ, देखो यहाँ लिखता हूँ यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, हुआ कि नहीं हुआ। तो स्ट्रेस क्या है, ये डब्ल्यू अपॉन ए स्ट्रेस है, और स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन ये लिखा हुआ है डेल्टा एल अपॉन एल कॉपर के लिए, तो कॉपर के लिए यंग्स मॉडुलस जो है ये हो गया,
तो स्ट्रेस क्या हुआ कॉपर में? कॉपर में जो स्ट्रेस हुआ, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इनटू स्ट्रेन इन द कॉपर, ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। एंड स्ट्रेस जो है जो स्टील में है वो भी सेम होगा। इसी तरह का फॉर्मूला स्टील के लिए लगाएंगे तो भी हमारे पास स्ट्रेस इन स्टील क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इनटू स्ट्रेन इन द स्टील। देखो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इनटू स्ट्रेन इन द स्टील। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इनटू स्ट्रेन इन कॉपर। दोनों स्ट्रेस के बराबर है, ये दोनों को बराबर कर दिया। तो ये दोनों को बराबर करने से क्या रिलेशन मिल रहा अपने को? देखिए, इंक्रीज इन लेंथ इन कॉपर डिवाइड बाय इंक्रीज इन लेंथ इन स्टील, ये वाई एस अपॉन वाई सी इंटू एल सी अपॉन एल एस, ये रिलेशन हमारे पास में आ गया ऐसा करने से, ठीक है। इसमें एल सी मालूम है, एल सी ये दिया हुआ है 2.2, ठीक है। एल सी मालूम है, एल एस मालूम है, फिर टेबल से वाई सी मालूम है, वाई एस मालूम है। तो अपने को डेल्टा एल सी अपॉन डेल्टा एल एस मिल गया। कहाँ गया? ये रहा डेल्टा एल सी अपॉन डेल्टा एल एस, कितना आया? 2.5 आया। ये काम मैथमेटिक्स का आप कैलकुलेटर से कर लेंगे ना, क्यों बच्चों? इसको आपको करना है, ठीक है। मैं आपको खाली समझा रहा हूँ इसमें क्या डेटा है, किस तरह का क्वेश्चन है, उसका फिगर क्या है और इसमें करना क्या है, ठीक है। मैथमेटिकल पोर्शन कैलकुलेटर वाला काम आप खुद करेंगे। तो आप देखिए डेल्टा एल सी अपॉन डेल्टा एल एस कितना आ गया? 2.5 आ गया, क्योंकि ऑल अदर क्वांटिटीज वाई एस वाई सी एल सी एंड एल एस आर गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। अगर नहीं दिए क्वेश्चन से तो टेबल से निकालेंगे। देखो टेबल 9.1 का इस्तेमाल आ गया, अभी मैंने कहा था टेबल 9.1 का इस्तेमाल आएगा, आपका यूज आएगा, आ गया। तो वहां से यंग्स मॉडुलस देख के ये रखा है टेबल में से देख के, हालांकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो 2.5 आ गया डेल्टा एल एस अपॉन डेल्टा एल सी अपॉन डेल्टा एल एस। और दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ये तो क्वेश्चन दूसरा है, ये वाला दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया? डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल एस 0.70 mm दिया है, तो मीटर में बदल लेंगे इसको। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या है? डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल एस 7 इंटू 10⁻⁻4 मीटर दिया हुआ है। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस। टू इक्वेशन कैसी हो गई? जैसे ये वाला इक्वेशन है, इसको हम बोल सकते हैं कि अपने को दिया है x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2.5। x मैंने बोला डेल्टा एल सी को, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ बोलेंगे x प्लस वाई। ये इक्वेशन क्या कहती है? ये इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁻⁻4। तो हमारे पास दो इक्वेशन है x एंड y में। x इज इक्वल टू 2.5 y इसके अंदर रख देने का और y की वैल्यू निकालने का, और फिर से x निकालने का 2.5 y करके। तो ये अलजेब्रा हो गया। वी हैव टू इक्वेशन, इक्वेशन 1 and equation 2, and if we solve this equation we will get the answer। सॉल्व करना तो आता है ना भैया, ये भी बताना पड़ेगा मेरे को, छठे क्लास का चीज। x अपन y 2.5 दिया है, x प्लस वाई 7 इंटू 10⁻⁻4 है, तो x इज इक्वल टू 2.5y इसमें रख दो। तो 2.5y प्लस वाई इज इक्वल टू दिस मच, तो कितना हो गया? 3.5y इज इक्वल टू दिस मच। तो y इज इक्वल टू, ये 3.5 नीचे आ जाएगा, 3.5 का दूना होता है 7, तो सीधा सीधा 2 के बराबर आ जाएगा। ये देखो 2 आ गया, मैंने मेंटली कैलकुलेट कर दिया ना। तो एक चीज तो निकल आई, क्या निकली? y, डेल्टा एल एस निकला, जिसको मैंने y बोला था। अब जो है डेल्टा एल सी निकालना है, तो डेल्टा एल सी निकालना है, x इज इक्वल 2.5 टाइम्स दिस, इसका 2.5 कर दो, तो 2.5 इंटू 2 कितना हो गया? 5 हो गया। ये भी देखो मेंटली कैलकुलेट हो गया कि नहीं? आपको ये मेंटल कैलकुलेशन जरा फास्ट करने की आदत होनी चाहिए। अब ये डेल्टा एल सी हो गया, डेल्टा एल एस हो गया, और क्या पूछता क्या है इसमें फाइनली? और कुछ पूछा है इसमें? ऑब्टेन द लोड अप्लाइड। तो कहता है कि भैया जो लोड लगाया वो कितना था। तो लोड अप्लाइड जो है W इज इक्वल टू, ये हमारा जो फॉर्मूला है, कोई भी एक फॉर्मूला जहां हमने 2 बार फॉर्मूला लगाए थे, W अपॉन ए इज इक्वल टू ये लगाया कॉपर के लिए, एंड W अपॉन ए इज इक्वल टू ये लगाया स्टील के लिए। इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे। देखो इसने कॉपर वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखी है, तो W अपॉन ए फॉर द कॉपर वाई सी इंटू डेल्टा एल सी अपॉन एल सी, ठीक है।
आपका बेसिक फॉर्मूला ये जो आया ना, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है? इसका बेसिक फॉर्मूला है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इस बेसिक फॉर्मूले को फिर से मैं एक्सपेंड करके आपको बता देता हूँ। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स, यहाँ पे फोर्स कितना है? लोड है, ठीक है। यहाँ के केस के बारे में बता देता हूँ। फोर्स यहाँ लोड है, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस हो गया, और स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ये एल ऊपर चला जाएगा, क्या हो गया? डब्ल्यू इंटू एल अपॉन क्या हो गया? ए इंटू डेल्टा एल। ये आपका यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हो जाएगा, बराबर है। अभी देखो W अपॉन ए इसको चाहिए, तो W अपॉन ए ये वाला फैक्टर जो है इसने ले लिया, ये वाला फैक्टर इसने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो y इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, ये देखो y इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, ये कॉपर के लिए भी आएगा और यही चीज स्टील के लिए भी आएगी, समझ में आया? तो सारा खेल इस फॉर्मूले का है, और इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख के इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये W को F समझने का, ठीक है, उसी का इंटरचेंज सब जगह यूज होता है। तो ये वाला फॉर्मूला एक बार फिर यूज कर दिया है बच्चों इसने। ये देखिए W निकाला A इंटू वाई सी इंटू डेल्टा एल सी अपॉन एल सी। यहाँ पे देखिए W इज इक्वल टू A इधर आ गया, Y डेल्टा एल अपॉन एल, ये सब कॉपर के लिए लगा दो, बस हो गया। चलो यहाँ पे आज अपना लेक्चर खत्म करते हैं, और अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल 9.3। देखो उल्टा लेटा हुआ है, और ये देखो कुर्सी के ऊपर ये सब लोगों को संभाले हुए है, इसके ऊपर सवाल बनाया गया है, ठीक है। ओके, टिल देन। A marketplace to sell anything. Apparels, shoes and footwears, gadgets and electronics, health and beauty, computer parts and accessories. Quick deal.